लेबनान का कम्युनिकेशन सिस्टम हाईजैक हो चुका है और उनके स्मार्टफोन्स और रेडियोज पर इसराइली वार्निंग्स चल रही हैं। ये कहानी भी अब खुलने लगी है कि हिजबुल्लाह ने पेजर्स खरीदने में किससे और क्यों धोखा खाया। ब्लास्ट होने वाले पेजर्स में से एक पर कंपनी का नाम पढ़ा जा सकता था। इसराइल के तमाम अटैक्स बहुत जीनियस हैं, मगर इनसे पावर इक्वेशन तो नहीं बदल रही। वो दौर गए जब आपके घर में पड़ा तीर कमान आपका हथियार था, अब ये दुश्मन का भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में हर मॉडर्न गैजेट एक वेपन है। इसराइल ने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बदल लिया है और अब वो हिजबुल्लाह को गजा से पहले खामोश करवाएगा। तारिक बिन ज़ियाद का नारा लगाकर जनरल न्याजी बनने की ऑप्शन नहीं रहती। हिजबुल्लाह और इसराइल के पास कमजोर नजर आने का एक भी ऑप्शन नहीं है। इनके पास जो कुछ है उस पर एक मोहर लग चुकी है कि यूज इट और लूज इट। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। इसराइल ने लिबनान को गजा बनाने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि वो इसमें किस हद तक कामयाब रहता है। क्या उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ती है या गजा की तरह वो बगैर किसी बड़े नुकसान के बैरूत और साउथ लिबनान को उसी तरह फ्लैट कर सकता है जैसा कि उसने गजा को कर दिया है। वैसे अभी इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक 23 सितंबर की शाम तक इसराइल एक दिन में लिबनान पर 300 अटैक्स कर चुका है, जिनमें 300 के करीब लिबनान के शहरी मारे जा चुके हैं और 1000 के करीब जख्मियों की इतला है। जवाब में हिजबुल्लाह भी अब तक 165 रॉकेट्स इसराइल पर दाग चुकी है। वैसे तो लिबनान की ताकतवर मिलिशिया हिजबुल्लाह और इसराइल में ये ताज़ा लड़ाई जो है ये 11 माह से चल रही है, मगर जंग इस नए फेज में जब से दाखिल हुई है, लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ जा चुकी है। इसका आगाज मिड सितंबर से हुआ। वो ऐसे कि 17 और 18 सितंबर की शाम जब लिबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज अचानक धमाकों से फटने लगे तो कुछ देर के लिए लगा कि हिजबुल्लाह बिल्कुल मफलूज हो गई है, पैरालाइज हो गई है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, पैगाम रसानी का निज़ाम जैम हो गया है, ऐसा लगा। दरअसल पेजर्स वो मैसेजिंग डिवाइसेस हैं जो 90s के दौर की हैं और इन्हें हैक करना थोड़ा मुश्किल है। ये छोटे एरियाज़ में काम करती हैं और स्मार्टफोन्स की तरह मुख्तलिफ स्पाईवेयर से कोई भी इन्हें बग नहीं कर सकता। इसीलिए सिक्योरिटी इदारे और मलेशियाज पेजर्स को या इसी किस्म की टेक्नोलॉजी या पुराने नॉन स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह भी पेजर्स और वॉकी टॉकीज इस्तेमाल कर रही थी कुछ जगहों पर। इसराइल ने जिन पेजर्स को एक ही वक्त में बॉम्ब की तरह उड़ाया है, इनका बड़ा हिस्सा इसके मेडिकल शोबे और सिविल शोबे के पास था, क्योंकि ज़्यादातर हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो किसी और जरिए से पैगाम रसानी मैसेजिंग करते हैं। मगर ये बात एक हकीकत है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के मिड लेवल पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो राब्ते थे वो इसी डिवाइस के जरिए थे, जो कि हज़ारों नई डिवाइसेस के तबाह होने से ये राब्ते मुनक़ता हुए, डिसमिस हुए कुछ देर के लिए। दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन कम अज़ कम सिविल जगहों पर और मेडिकल शोबे में और शहर के कुछ हिस्सों में अंधी हो गई। इस दौरान इन डिवाइसेस के तबाह होने से 3000 से ज़ायद लिबनान के शहरी जख्मी हुए और 40 से ऊपर मारे गए। इनमें कम अज़ कम 2 बच्चे भी शामिल थे। अब इसमें तो किसी को शक नहीं कि ये हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इसराइल ही ने करवाए हैं, मगर करवाए कैसे हैं? इस पर सवाल सिर्फ लिबनान में ही नहीं, हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उठा रही है और हैरान परेशान है। क्योंकि अगर कोई इदारा हिजबुल्लाह की डिवाइसेस को बम बना सकता है तो ये तकनीक कोई और भी किसी के भी खिलाफ कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे आपको बताएं दोस्तों कि अमूमन ऐसे ऑपरेशंस जैसा कि कम्युनिकेशंस को अचानक जैम कर देना, ब्लास्ट कर देना, उस वक्त किया जाता है ऐसा जब दुश्मन ने कोई बड़ा ऑफेंस लॉन्च करना हो। इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में दुश्मन की सलाहियत को सॉफ्ट कर दिया जाता है और इसके बाद मेन अटैक लॉन्च किया जाता है। अगर ऐसे प्रोबिंग अटैक्स के बाद मेन ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता और इनकी अहमियत दुश्मन को वक्ती तौर पर ज़िच करने के सिवा और कुछ नहीं रहती। 17 और 18 सितंबर के डिजिटल डिवाइस धमाकों के बाद हर कोई इस यकीन में था कि इसराइल लिबनान पर अभी ग्राउंड ऑपरेशन करने ही वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? अब इससे पहले कि हम इस सवाल पर तफसील से बात करें कि ये ग्राउंड ऑपरेशन फौरन क्यों नहीं हुआ, पहले ये देख लेते हैं कि ये पेजर्स, ये डिवाइसेस और वॉकी टॉकीज कंप्रोमाइज कैसे हो गई थी। इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन इसराइल ने कर कैसे लिया? क्यूरियस फेलोज, ये गुत्थी उस वक्त सुलझना शुरू हुई जब इंटरनेशनल मीडिया में इन फटने वाले डिवाइसेस में से कुछ की तस्वीर शाया हुई। इनमें से एक पर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम आधा गोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा था और ये कंपनी वाकई पेजर्स भी तैयार करती है। जब वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्ड अपोलो से रब्ता किया तो उन्होंने सख्ती से कहा कि ये मॉडल हमने ना तो डिज़ाइन किया और ना ही तैयार किया है, मैन्युफैक्चर हमने नहीं किया। ताइवानी कंपनी के मुताबिक ये मॉडल एक हंगेरियन ऑर्गेनाइजेशन बैक कंसल्टेंट KFT ने तैयार किया है, जिसे गोल्ड अपोलो ने ही मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे रखा था। जब हंगरी की इस
बैक कंसल्टेंट कंपनी को चेक किया गया तो ये एक हंगेरियन बिजनेस वुमेन क्रिस्टियाना बार्सलोने के नाम थी। यही इसकी चीफ एग्जेक्टिव थी और इसके मजीद कई दर्जन कंपनी से राब्ते भी देखे जा सकते थे। फिर इसकी साइट पर दर्जनों सर्विसेज दर्ज थी कि हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। बाय द वे ये वेबसाइट अब बंद कर दी गई है। इसके अलावा इस खातून के लिंक्डइन प्रोफाइल समेत सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था, लेकिन जब BBC और वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदों ने इन सब इदारों से रब्ता किया तो ये सब फेक निकला। ये खातून किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड की मेंबर तो क्या, उनके रुकन भी नहीं थी। सब फेक था। इसने कंपनी का पता भी अपने बुदापेस्ट के जो घर था उसका दिया हुआ था। जब NBC न्यूज़ ने क्रिस्टियाना से रब्ता करने की कोशिश की तो एक मुख्तसर रब्ता हो गया और इस रब्ते में क्रिस्टियाना ने इनकार किया कि उसने ताइवानी कंपनी के लाइसेंस को पेजर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ इंटरमीडिएटर का किरदार अदा किया है, सिर्फ रब्ता करवाया है, असल मैन्युफैक्चरर तो कोई और है। इस मुख्तसर रब्ते के बाद क्रिस्टियाना से किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ क्योंकि हंगेरियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। हंगेरियन ऑफिशियल्स ने बाद में बयान जारी किया कि हिजबुल्लाह को दिए गए पेजर्स क्रिस्टियाना की कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन ये पेजर्स कभी भी हंगरी की सरजमीन पर नहीं आए और ना ही यहाँ पर तैयार हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्रिस्टियाना इस सारे प्लॉट का अहम हिस्सा है जिसमें हिजबुल्लाह को धोखा दिया गया है। साथियों, जिस वक्त ये सारी जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क बल्गारिया की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी एक क्लू सामने आया। वो ये कि क्रिस्टियाना ने जिस शेल कंपनी से, जिस फेक कंपनी से पेजर ले कर दिए वो बल्गारियन नोट्रा ग्लोबल लिमिटेड थी। ये फेक कंपनी एक इंडियन नौजवान रिंसन जोस के नाम से थी जो कि नॉर्वे मुंतकिल हो चुका था और कंपनी उसने बल्गारिया में रजिस्टर करवाई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने केरला के इस 39 साला नौजवान की तस्वीर भी छापी है और इसके पेजर अटैक से कनेक्शन को कन्फर्म भी किया है। नॉर्वेजियन अखबार VG के मुताबिक जिस दिन लेबनान में पेजर अटैक्स हुए, रिंसन जोस ने उसी दिन अमेरिका में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ह्यूस्टन की फ्लाइट पकड़ ली थी। मगर जब इस अखबार ने कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले मेहमानों के होटल्स को चेक किया तो उधर ये शख्स था ही नहीं। रिंसन ह्यूस्टन पहुंचकर कहीं गायब हो गया था। कहाँ गया किसी को नहीं पता क्योंकि 17 सितंबर के बाद से इसका नॉर्वे में अपने भाई से, केरला इंडिया में अपनी दूसरी फैमिली से और बल्गारिया में अपनी कंपनी नोट्रा ग्लोबल से कोई राब्ता नहीं है। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वो नॉर्वे में एक मीडिया कंपनी के साथ काम करता है और इसराइली डिफेंस से मुंसलिक इदारे फाउंडर नेशन से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और बात अहम है, वो ये कि बल्गारियन गवर्नमेंट ने भी कंफर्म किया कि नोट्रा ग्लोबल ने हिजबुल्लाह को पेजर्स भेजे हैं, लेकिन ये पेजर ना तो बल्गारिया में तैयार हुए हैं और ना ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी उनके सरजमीन पर भी ये नहीं आए। अब साथियों, ये है वो सारी कहानी जो कई मुल्कों की स्टेटमेंट्स से, बयानात से और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से यानी ओपन सोर्स से निकल कर सामने आ रही हैं। इसके तमाम पार्ट्स पर 100% यकीन ना भी करें तो मुख्तसर कहानी एक बनती है और वो यूँ बनती है कि इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद ने ताइवान से लेकर ईस्ट यूरोप तक हर कमज़ोर मुल्क में एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें तह दर तह फेक कंपनीज़ हैं, फेक इदारे हैं, उनके फेक ऑफिस हैं। लेकिन इन इदारों और इनके CEOs के प्रोफाइल्स असली हैं, यानी वो हकीकी लोग हैं। इनके इदारों की वेबसाइट्स भी मुसलसल अपडेट होती रहती हैं। इसी नेटवर्क के तहत इसराइली इदारे मोसाद ने 2022 में ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से 254 पेजर्स $15 फी पेजर के हिसाब से खरीदे। ये पेजर्स हंगरी की इसराइली शेल कंपनी बैक कंसल्टेंट की CEO क्रिस्टियाना ने खरीदे। ताइवान का रिकॉर्ड यहाँ तक बात साबित भी कर रहा है। पहले ये पेजर्स बतौर सैंपल हिजबुल्लाह को फेक कंपनीज की तरफ से बिड करके दिए गए, ट्रांसफ़र किए गए और एतमाद हासिल कर लिया गया। लेकिन इन 254 पेजर्स में से तमाम हिजबुल्लाह को सैंपल के तौर पर नहीं भेजे गए, बल्कि कुछ इसराइली इंजीनियर्स को भी पहुंचाए गए ताकि वो इसकी नकल तैयार कर सकें और इनमें बॉम्ब फिट कर सकें। और इनकी 2 बैटरीज में से एक को बारूद से भरकर इस तरह इंस्टॉल कर दें कि किसी भी वक्त इन्हें किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से बम की तरह ब्लास्ट किया जा सके। जब पहले सैंपल्स के जरिए हिजबुल्लाह की फ्रंट हायर कंपनीज का एतमाद इसराइली खुफिया कंपनीज ने हासिल कर लिया तो 2023 में हिजबुल्लाह से ज़्यादा तादाद में पेजर्स का ऑर्डर लिया गया। लेकिन इस मरतबा वो पेजर्स भेजे जाना थे जो इसराइल में या इसराइली एजेंसी मोसाद की निगरानी में किसी भी जगह तैयार करवाए गए थे। इन्हें ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के लोगों के साथ ही इंडियन ओरिजिन के नॉर्वेजियन शहरी की बल्गारियन कंपनी के जरिए हंगरी की क्रिस्टियाना के लिंक से हिजबुल्लाह की किसी फेक कंपनी को शिप कर दिया गया।
اگر یورپین آفیشلز کی بات مانیں تو اس میں واقعی ہنگری یا بلغاریہ کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی ہوگی. انہیں کسی اور جگہ اسرائیل نے مینوفیکچر کیا ہوگا اور بعد میں انہیں کسی کنٹینر میں شفٹ کر دیا ہوگا جن کی بکنگ حزب اللہ کو کرسٹینا کے ذریعے بتا دی گئی تھی. دوسرے الفاظ میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے انٹرنیشنل شپنگ میں کسی جگہ کنٹینرز میں چھیڑ چھاڑ بھی ضرور کی ہے. اس بکنگ کے بعد یہ ہزاروں پیجرز لبنان پہنچے تو ظاہر ہے اسرائیلی آپریشن کامیاب ہو چکا تھا. حزب اللہ کو اپنے ایجنٹس اور شیل کمپنیز کے ذریعے جب پیجرز ملے تو دراصل وہ کمپرومائز تھے، وہ تھے ہی نہیں جو انہوں نے تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو سے منگوائے تھے. ساتھیو، یہ وہ لاجیکل کہانی ہے جو اوپن سورس انفارمیشن کی کڑیاں جوڑنے سے سامنے آتی ہے کہ کیسے حزب اللہ نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا اور میسنجنگ ڈیوائس کے بجائے پیسے دے کر اپنے خلاف بم خرید کر جیبوں میں ڈال لی. مگر یاد رہے کہ اس سے حزب اللہ کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو اس کے دشمن سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیوائسز زیادہ تر حزب اللہ کی سول فورس اور ڈاکٹرز استعمال کرتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ حزب اللہ لبنان کے اچھے خاصے حصے کی پولیسنگ بھی کرتی ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک حکومت کرتی ہے. تو یہ پیجر ڈیوائسز زیادہ تر اسی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ اور ہاسپٹلز والے لوگوں کے لیے تھی، اس سٹاف کے لیے تھی. اسی لیے مارے جانے والے زیادہ تر لوگ جو لبنان میں پیجر بلاسٹ سے مارے گئے ہیں وہ حزب اللہ کی سول فورسز کا حصہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے جو کمانڈرز ہیں وہ اپنے آپریشنز کے لیے پیجرز استعمال ہی نہیں کرتے. وہ ہمیشہ آپریشنل پیغام رسانی کے لیے ہیومن کوریئرز استعمال کرتے ہیں، یعنی باعتماد لوگوں کے ہاتھ کوڈڈ پیغام بھیجتے ہیں. 2006 میں جب پیجر ڈیوائسز نہیں ہوتی تھی تو بھی حزب اللہ نے کامیابی سے اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کیا تھا. آج اس بات کو 18 سال گزر چکے ہیں اور جو آج کی حزب اللہ ہے وہ تو اس طرح ڈیزائن ہے کہ اگر بیروت کا وہ شہر جس پر حزب اللہ کا کنٹرول ہے، جہاں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ سارا بھی تباہ کر دیا جائے تو بھی حزب اللہ کی فائٹنگ فورس ختم نہیں ہوگی، یہ زیر زمین جاری رہے گی. یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر کے اصول ہیں اور آج کی دنیا میں حزب اللہ سب سے بڑی نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر سب سے سمارٹ ایسیمیٹرکل پاور ہے. لیکن ایک بار ساتھیوں ان باتوں کو سائیڈ پر رکھ کر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے پیجرز اٹیک کا فائدہ انہیں کیا ہونا چاہیے تھا. تو دوستو، یہ جب کمپرومائزڈ کمیونیکیشن سسٹمز لبنان میں حزب اللہ اور دیگر لوگوں کے پاس پہنچے تھے تو اسرائیلی فورسز کے پاس ایک بڑا لیوریج آ گیا تھا. ایسا لیوریج ملٹری لاجک میں انہیں صرف اس وقت استعمال کرنا چاہیے تھا جب وہ بڑا گراؤنڈ اٹیک لانچ کرنے والے ہوں یا فل سکیل وار شروع کرنے کے صرف چند ہی گھنٹے دور ہوں، کیونکہ اسی صورت میں اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ صرف کلنگ تو مرڈررز بھی کرتے ہیں، قاتل بھی کرتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کلر ایجنسیز تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے آبجیکٹیوز کے حساب سے آپریشنز کرتی ہیں. لوگوں کو صرف جان سے مار دینا ان کا مقصد بظاہر نہیں ہوتا. مگر آپ جانتے ہیں کہ موساد کی تو ٹریننگ ہی دوسری ہے. ان کی پرائیورٹی آبجیکٹیوز حاصل کرنے سے زیادہ اوفینسو پوسچر کی طرف ہوتی ہے. یہ ان کا ڈیزائن ہے جو کہ اس آپریشن سے ظاہر بھی ہو رہا ہے، اور ان کی ڈکلیئرڈ آئیڈیالوجی جیسا کہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے، رائز اینڈ کل فرسٹ ہے، یعنی مارنا اور خوف پھیلانا زیادہ ہے. ساتھیو، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اگر اسرائیل نے اتنا اہم آپریشن کر لیا تھا، حزب اللہ کو اتنا کمپرومائز کر لیا تھا، تو اس نے فوری گراؤنڈ اٹیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں وہ صرف ایئر فورس کو ہی اب تک استعمال کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کی دو اہم وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہزاروں پیجرز کو ایک ساتھ 17 ستمبر کو اور واکی ٹاکیز کو 18 ستمبر کو بلاسٹ کرنا اسرائیلی اندازے کے عین مطابق نہیں ہوا. دراصل انہوں نے یہ ایڈوانٹیج ابھی استعمال ہی نہیں کرنا تھا، ابھی اسے یوز ہی نہیں کرنا تھا، مگر انہیں کسی طرح شک ہو گیا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے. اس لیے یوز اٹ اور لوز اٹ تھیوری کے مطابق اسے فوری استعمال کر لیا گیا. ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز کے ذریعے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان تمام کو ایک ہی دفعہ بلاسٹ کر دیا گیا. کسی بھی اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل پرپز کے بجائے صرف کولڈ بلڈ کلنگ کے لیے اسے استعمال کیا گیا اور تمام کو بلاسٹ کر کے ایک واو ایفیکٹ، ایک سرپرائز ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے حزب اللہ کو اس طرح ایک پیغام بھی دیا، بلکہ دھمکی دی کہ وہ نارتھ اسرائیل پر حملے بند کر دے ورنہ دیکھ لے اسرائیلی انٹیلیجنس کس حد تک ان کے سسٹم کے اندر آ چکی. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اسرائیل واقعی اس پروبنگ اٹیک کے بعد زمینی اٹیک کرنے والا تھا، مگر اسرائیلی ملٹری میں موجود اختلاف پھر آڑے آ گیا. کیونکہ اسرائیل ڈیفنس منسٹر گیلانٹ سمیت اسرائیلی ملٹری ہیڈز کئی بار اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی فورسز لمبے عرصے کے لیے جنگ جاری نہیں رکھ سکتی. اس اختلاف کی وجہ سے نیتن یاہو نے کئی بار ڈیفنس منسٹر گیلانٹ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. کچھ اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق نیتن یاہو گیلانٹ کی جگہ کسی بھی دوسرے ڈیفنس منسٹر کو لے آئیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کی سوچ اس وقت بھی یہی رہے گی کہ وہ لمبے کانفلکٹ کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ کوئی واضح ایگزٹ پلان، کوئی سیاسی اسٹریٹجی بھی اس کے پیچھے نہ ہو.
कोई भी आ जाए, ग्राउंड ऑपरेशन इसराइली मिलिट्री अभी नहीं करने वाली। इसके साथ साथ तीसरी वजह भी है कि जिस तरह पेजर अटैक्स के बाद हिजबुल्लाह के लिए फौरी तौर पर अपने डैमेज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, उसी तरह इसराइल के लिए भी मुश्किल था कि वो ये जान सके फौरी तौर पर कि क्या वाकई इतना नुकसान हो चुका है कि वो कामयाब ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, या फिर ये ऑपरेशन कितनी इसराइली जानों की कीमत पर कामयाब होगा इस अटैक के बाद। इसका एक जवाब इसराइल को फ़ौरन ही मिल गया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर पहले से बहुत मुख्तलिफ किस्म का अटैक पेजर अटैक्स के 48 घंटों में लॉन्च कर दिया। वो ऐसे कि 7 अक्टूबर के बाद गजा पर इसराइली अटैक्स के वक्त से ही हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजिक पॉलिसी रही है कि वो इसराइली फोर्सेस को नॉर्थ में, शुमाली इसराइल में मसरूफ रखेगी, यानी इसराइली फोर्सेस को अपनी पूरी ताकत गजा पर नहीं लगाने देगी। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अटैक्स उनका फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती है, उनकी सपोर्ट है। तब से हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल पर रॉकेट्स फायर कर रहा है। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल पर 8,000 रॉकेट फायर कर चुका है, जिसके बायस 1 लाख के करीब, और कुछ कहते हैं 3 लाख के करीब इसराइली शुमाली इलाकों से बहुत दूर सेंट्रल इसराइल में मुंतकिल हो चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। मगर साथियों, इसमें एक पॉइंट बहुत अहम है, वो ये कि हिजबुल्लाह के कटोशा रॉकेट्स हमले इसराइल के शुमाली इलाकों में सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के इलाकों में ही अब तक हो रहे थे। यही इलाके हिजबुल्लाह के टारगेट्स थे। मगर पेजर अटैक्स के जवाब में 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात में और दरमियाने वक्त में हिजबुल्लाह ने अब तक सबसे बड़ा रॉकेट बैराज इसराइल के अंदर 50 किलोमीटर तक लॉन्च कर दिया। ये स्ट्राइक्स इसराइली डिफेंस सिस्टम के लूप होल्स के हिसाब से किए गए हैं, इसीलिए जूइश एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें रोक नहीं पाए, इनमें से कुछ को। हाइफा, जहां इसराइली मिलिट्री खुसूसन नेवल बेसिस हैं, वहां चंद मीडियम रेंज रॉकेट्स आकर गिरे हैं और कई इमारतों को इन्होंने तबाह किया है। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक एक टीनेज लड़के की इसमें हलाकत भी हुई है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। क्यूरियस फेलोज, इसराइल में किसी भी बिल्डिंग के लाइसेंस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक बॉम्ब प्रूफ बंकर ज़रूर बना हुआ हो। इसी तरह सड़कों पर भी जा बजा बम प्रूफ बंकर्स मौजूद हैं इसराइल में। तो जैसे ही इसराइली डिफेंस सिस्टम कोई खतरा महसूस करता है तो शहर में हर तरफ सायरन बजने लगते हैं। इसराइली दौड़कर अपने घरों में या किसी भी करीबी जगह शेल्टर में पनाह ले लेते हैं। इसीलिए हिजबुल्लाह रॉकेट्स में इसराइली हलाकतें बहुत कम होती हैं। तो खैर साथियों, इस 21 सितंबर के हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स ने भी इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। यानी इसराइल को जिस असेसमेंट की ज़रूरत थी वो उन्हें मिली कि पेजर्स और वॉकी टॉकी अटैक्स ने हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब किया है, तबाह नहीं किया। हिजबुल्लाह की इन एक्शंस ने साबित किया कि उनका रिस्पॉन्स सिस्टम पूरी तरह इंटैक्ट है और ऑपरेशनल भी है। दरअसल इसके पीछे वजह यह थी कि हिजबुल्लाह तंजीम ही ऐसी है जिसमें लोगों के आने जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दाखिल होने वाला हर शख्स अपनी मौत के लिए तैयार होकर आता है। ऐसी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हलाकतों की वजह से अपने ऑब्जेक्टिव्स अमूमन तब्दील नहीं करती। इसराइली हार्डलाइनर्स को भी अगर आप सुने तो वो भी कुछ इसी माइंडसेट के लोग हैं। वो भी अपने हॉस्टेजेस समेत, जो हमास ने उनके लोगों को पकड़ा हुआ है, उनके समेत अपने जवानों की मौत को भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर तरजीह नहीं देते। ग्रेटर इसराइल उनके नज़दीक एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए लोगों की इतनी अहमियत नहीं है। तो हिजबुल्लाह भी इसी आइडियोलॉजी पर काम करती है कि वो एक अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को ज़िंदगियों पर अहमियत देती है। तो खैर, एक वजह यह थी कि हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम इंटैक्ट था। दूसरी वजह यह कि हिजबुल्लाह मिसाइल लॉन्चिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रही है उन्हें एक मुस्तकिल लॉन्चिंग पैड चाहिए ही नहीं होता कि उसे डिटेक्ट करके इसराइल तबाह कर सके और तबाह करने के बाद ये समझे कि अब अगला हमला यहाँ से नहीं होगा। हम आपको इसी सिलसिले की लास्ट इस वीडियो में दिखा भी चुके हैं कि हिजबुल्लाह का रॉकेट और मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है। इस नतीजे को देखते हुए साथियों, अब इसराइल ने अपना वॉर ऑब्जेक्टिव और टैक्टिक्स दोनों तब्दील कर दिए हैं। नए वॉर ऑब्जेक्टिव में इसराइल ने यह शामिल किया है कि अब उनका फोकस गजा के बजाय लिबनान होगा, क्योंकि जो इसराइली शहरी शुमाली इलाकों से डिस्प्लेस हैं, सेंट्रल इसराइल में होटलों और दूसरों के घरों में रह रहे हैं या कैंप्स में, उन्हें वापस भेजने का वाहिद ऑप्शन इसराइल के नज़दीक अब हिजबुल्लाह को मुकम्मल शिकस्त देना है, इसके बगैर मुमकिन नहीं। इसके पीछे साथियों एक बात आपको जहन में रखना होगी, वो ये कि हिजबुल्लाह ने ऐलान कर रखा है कि जैसे ही गजा में सीज फायर हो जाएगा या हमास और इसराइल के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट हो गया तो हिजबुल्लाह भी इसराइल पर रॉकेट्स फायर करना बंद कर देगी। ऐसे में इसराइल को पिछले साल अक्टूबर में एक अंदाजा था कि वो चंद दिन में गजा पर कब्जा करके हमास को कुचल लेगा, अपने लोगों को रिहा करवा लेगा और शुमाली इलाकों से डिस्प्लेस लोग भी वो वापस ले जा सकेगा, क्योंकि फातह के लिए उस वक्त हिजबुल्लाह को शिकस्त देना या उनको रोकना आसान था।
मगर अब 1 साल होने को है और इसराइली होस्टेजेस जो हमास के पास हैं वो रिहा करवाए जा सके हैं और ना ही हमास का खात्मा हो सका है। अब इसराइलियों को लगने लगा है कि कम से कम अगले साल मार्च तक इनका कोई ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं हो पाएगा। यानी जब तक अमेरिकी इलेक्शंस का नतीजा नहीं आ जाता और नया अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में अपना कंट्रोल मुकम्मल नहीं कर लेता, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। मतलब 6 माह और। अब इसराइली गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 6 माह और शुमाली इसराइल से निकले हुए उनके शहरी डिस्प्लेस रहें और इसराइली फोर्सेस का मातम पूरे इसराइल और पूरे इसराइली डायस्पोरा, ज्यूश डायस्पोरा में होता रहे कि ना तो इसराइली फोर्सेस इस काबिल हैं कि वो अपने लोगों को अगवा होने से बचा सकें और ना ही इस काबिल हैं कि अपने ही मुल्क में अपने ही शहरियों को उनके घरों में हिफाजत से रहने में मदद दे सकें, यानी नॉर्थ इसराइल। यही वजह है कि इसराइल ने अब नई स्ट्रेटजी जो अनाउंस की है उसके मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अटैक को गजा ऑपरेशन से डीलिंक करना है, अलग करना है। इसके लिए उसने मीडिया कैंपेन्स भी शुरू कर दी हैं कि गजा में जेनोसाइडल वॉर उसका अंदरूनी मामला है, इसका लिबनान से या हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह को खामोश करवाने के लिए वो जितनी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है करेगा। अब अगर इसराइल ने कामयाबी से साथियों ऐसा करना है तो इसके लिए उसे अमेरिकी मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए, ताकि 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो मेडिटरेनियन सी में खड़े हैं वो, और एक वो जो पर्शियन गल्फ के करीब है, इन तीनों की मदद मौजूद रहे। इन तीनों में से दरअसल हर कैरियर पर रोज़ाना अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। फिर ये कैरियर्स चूँकि बुनियादी तौर पर चाइनीज़ पावर को कंटेन करने के लिए ईस्ट चाइना में यानी पैसिफिक ओशन में खड़े थे, इसीलिए इनके यहाँ आ जाने से अमेरिका को साउथ और ईस्ट चाइना सी में स्ट्रेटजिक मुश्किलात का सामना भी है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन, अलमारूफ बाइडन द वीक, ने अपने सीनियर एडवाइज़र को इसराइल भेजा है और इसराइल को वार्न करने की नाकाम कोशिश की है कि वो लेबनान पर ज़मीनी अटैक ना करे। शायद अमेरिका इसराइली सलाहियत से वाकिफ़ हो रहा है कि जो फोर्सेस गज़ा में 1 साल के बाद भी सिवाय तबाही फैलाने के कुछ भी हासिल नहीं कर सकी, कोई ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाई, वो हिजबुल्लाह के मुकाबले में कितनी कामयाब होंगी। अगर हिजबुल्लाह से ज़मीनी जंग शुरू होती है और ये कई महीने या साल चलती है तो अमेरिका के लिए इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों तरह से नामुमकिन है कि वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद जारी रख सके चाइना की कॉस्ट पर। अब तक कहा जा रहा था कि इसराइल और लेबनान ऑल आउट वॉर के थ्रेशोल्ड के नीचे रहकर जंग कर रहे हैं, यानी एक लिमिटेड वॉर लड़ रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि मुख्तसर जंग, लिमिटेड वॉर, कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, लो इंटेंसिटी वॉर और इस किस्म की दूसरी टर्म्स हमाकत है, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी जंग, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर्स के पीछे भी अगर आप देखें तो लिमिटेड वॉर्स और कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते थे जो किसी भी वक्त हाथ से निकलकर बड़ी जंग और वर्ल्ड वॉर में बदले थे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये सो कॉल्ड लिमिटेड वॉर 2006 से तो जारी है। इसमें दोनों पार्टीज 3 गैर एलानिया असूलों पर मुत्तफिक भी थीं। एक ये कि दोनों में से कोई भी ऐसा हमला नहीं करेगा कि दूसरे के पास पूरी ताकत से जवाब देने का एक जवाब आ जाए। दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे के शहरों पर हमले नहीं करेंगे, आबादियों पर, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस करना होगा। हिजबुल्लाह इसराइली बॉर्डर की तरफ हल्के फुल्के अटैक्स करता रहेगा और इसराइल भी लेबनान के बॉर्डर के अंदर चंद किलोमीटर में अटैक्स करता रहेगा और ऑपरेशंस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इसलिए अहम था कि दोनों के पास एक दूसरे की शहरी आबादियों को निशाना बनाने की पूरी सलाहियत तो है। इस डेटरेंस को सामने रखते हुए दोनों एक हद से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तीसरा गैर एलानिया इत्तफाक दोनों में ये था कि अभी इस स्टेटस क्वो को तब्दील नहीं किया जाएगा। दोनों इस हद तक हमले बर्दाश्त करते रहेंगे और बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर अब पिछले 11 माह में, ऑलमोस्ट 1 साल में, ये तमाम रेड लाइंस दोनों तरफ से अबूर हो चुकी हैं। लेबनान का, हिजबुल्लाह का ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर इसराइल को भी कम चोट नहीं आई। याद रखें साथियों कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में ग्रेट पावर्स की एक एरोगेंस होती है, एक ईगो होती है, जिस पर चोट लगे तो बहुत गहरी लगती है। इसराइल और अमेरिका, हिजबुल्लाह और हमास से बेपनाह बड़ी ताकतें हैं, मगर इन दोनों की बड़ी ताकतों की एरोगेंस, ईगो बहुत ही छोटी पावर्स ने बहुत ही सस्ते और आम से हथियारों से पंक्चर कर रखी है, महीनों से कर रखी है, और दोनों पावर्स अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हासिल ही नहीं कर पा रही। इसके मुकाबले में इस जंग में लेबनान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ये कि इसकी लीडरशिप की पूरी खेप मारी गई है। टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा करते थे वो मारे गए हैं। जैसा कि 13 जुलाई को इसराइल ने बैरूत में फ़ज़ाई हमला करके हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर, आप इनको आर्मी चीफ भी उनका कह सकते हैं, फवाद शकूर को हलाक कर दिया। वो हिजबुल्लाह के फाउंडर मेंबर भी थे और मिलिट्री विंग के एक्सपीरियंस कमांडर थे।
ان کی ہلاکت کے بعد انہی کے لیول کے ایک سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل نے انہیں ریپلیس کیا، وہ ان کی جگہ پر آ گئے۔ وہ بھی حزب اللہ کے بانی اراکین میں سے تھے۔ وہ امریکہ کو 1983 میں بیروت کے اندر میرین بیس اور امریکن ایمبیسی پر حملوں میں مطلوب تھے۔ اسی وجہ سے امریکی محکمہ خارجہ نے ان کے سر کی قیمت $7 ملین مقرر کر رکھی تھی۔ جب لبنان میں ابھی 17-18 ستمبر کو پیجرز اور واکی ٹاکیز پھٹے تو یہ بات ظاہر ہے حزب اللہ کے ملٹری کمانڈر کے لیے، ابراہیم عقیل کے لیے پریشان کن تھی کہ یہ ڈیوائسز کمپرومائز کیسے ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے باقی کمانڈرز اور خاص طور پر سول ایڈمنسٹریشن سے، پولیسنگ سے رابطے کے لیے کچھ نئے طریقے وضع کرنے تھے اور باقی ڈیوائسز کو چیک بھی کرنا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس خطرناک کرائسس کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک اجلاس بلایا، کیونکہ اب اس پر بات کرنا ضروری تھی۔ 20 ستمبر کی رات بیروت کے ایک بلڈنگ میں حزب اللہ کے اہم کمانڈرز کی اسی سلسلے میں غالباً میٹنگ ہوئی۔ اس میں کمانڈر ابراہیم عقیل کے علاوہ تنظیم کے ٹریننگ یونٹ کے سربراہ احمد وابی اور ایلیٹ رضوان فورس کے کم از کم 11 کمانڈرز شامل تھے۔ اسرائیل بھی اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ ایسے ہی دراصل موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ اب اس طرح کی میٹنگ ہوگی، کہاں ہوگی۔ اسرائیل کے جاسوسوں نے جو ظاہر طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خفیہ میٹنگ کی اطلاع طلبہ پہنچا دی۔ چنانچہ اسرائیلی فورسز نے فوراً ایکشن لیا اور ایک ہی فضائی حملے میں اس پوری لیڈرشپ کو جو وہاں موجود تھی، جتنی موجود تھی، اس کو ہلاک کر دیا۔ ابراہیم عقیل اور احمد وابی سمیت رضوان فورس کے تمام مرکزی کمانڈر اس حملے میں مبینہ طور پر مارے گئے۔ انہیں ریپلیس کرنے میں حزب اللہ کو واقعی وقت لگے گا، مگر اس سب کے باوجود حسن نصر اللہ حزب اللہ سربراہ جو ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں نارتھ اسرائیل پر اٹیکس بند نہیں کر رہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بھی لبنان کو غزہ بنا دینے کا جنگ کا فیز 2 جاری ہے۔ دیکھتے ہیں ساتھیوں یہ اونٹ آخر کار کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال تو سچویشن یہ ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل دونوں کے پاس کمزور نظر آنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کا نعرہ لگا کر حزب اللہ کے پاس جنرل نیازی بننے کی آپشن نہیں ہے۔ ہم ساتھیوں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک مسلسل مڈل ایسٹ کرائسس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ آئی بٹن پر ہماری پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس جنگ کے وہ تمام پہلو ہماری ویڈیو میں جان سکتے ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ فلسطین اسرائیل تنازع کی تاریخ کیا ہے، یہ کیوں شروع ہوا تھا، اس پر آپ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ یہاں جانیے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے کیسے روس کو دوبارہ ملٹری طاقت بنا دیا تھا، اور یہاں جانیے کہ امریکہ اور چائنا میں سمندروں پر حکومت کے لیے کیا گریٹ گیم چل رہی ہے۔